9 फरवरी 2022। तो ये वीडियो एसोसिएटेड है हमारी पिछली वीडियो यानी कि 7 to 9 फरवरी एडिशन के साथ। ओके, तो बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो आई जस्ट वांट यू गाइज टू प्लीज गो थ्रू दैट वीडियो ऑल्सो। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया है। थैंक यू सो मच गाइज। लेट्स स्टार्ट विद द 9 फरवरी एडिटोरियल एनालिसिस। नाउ 9 फरवरी 2022, इस एडिशन में हम लोग दो काफी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट इज स्टेप अप एग्री स्पेंडिंग बूस्ट फार्मर्स इनकम। इसमें एग्रीकल्चरल एक्सपेंडिचर जो है गवर्नमेंट का उसको इंक्रीज करने की बात की गई है सो दैट टू बूस्ट फार्मर्स इनकम। ओके, सेकंड इज नीट is discriminatory against social justice, the ongoing tussle between Tamil Nadu government and NEET. Okay, this article NEET and states, we have clubbed this article with this one. Okay, rights of the weak and duties of the powerful, it is not much relevant for UPSC civil services exams. Okay, so start with our very first article, step up agri spending boost farmers income. इस आर्टिकल का जो बेसिक थीम है वो एग्रीकल्चरल स्पेंडिंग को लेके है सो दैट वी कैन बूस्ट द इनकम्स ऑफ अवर फार्मर्स। तो एक एग्रीकल्चरल ओरिएंटेशन इंडेक्स है AOI। अब ये है क्या? इट मेजर्स द रेशियो बिटवीन गवर्नमेंट स्पेंडिंग टुवर्ड्स एग्रीकल्चर सेक्टर एंड द सेक्टर्स कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, यानी कि गवर्नमेंट कितना स्पेंड करती है एग्रीकल्चरल सेक्टर पे और इन रिटर्न एग्रीकल्चरल सेक्टर का क्या कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स अवर जीडीपी, राइट। सो इस आर्टिकल का बेसिक थीम ये है कि गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो हमें बढ़ाना चाहिए टुवर्ड्स एग्रीकल्चरल सेक्टर, क्योंकि इंडिया स्टिल इंक्लाइंस टुवर्ड्स एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, ठीक है। और यहाँ पे एग्रीकल्चरल इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट देने की बहुत जरूरत है। सो वी नीड टू स्पेंड मोर ऑन एग्रीकल्चरल रिलेटेड स्कीम्स, राइट, एंड फॉर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स। तो अगर हम इसका थीम देखेंगे तो ये कहता है कि इंडिया पोर एग्रीकल्चरल ओरिएंटेशन इंडेक्स इज अ स्टार्क रिमाइंडर ऑफ द नीड टू अटेन अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ऑफ द हायर एग्रीकल्चरल ग्रोथ। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 जो कहता है एग्रीकल्चर से रिलेटेड है और जिसका मेन गोल है इज टू रिमूव हंगर। ओके, SDG 2 जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2, उसका मेन एम है टू रिमूव हंगर। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 कहता है कि इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी टू एनहांस एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड एरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी इन मिडिल एंड लो इनकम कंट्रीज। ये कहता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2। ओके, अब इश्यूज देखेंगे हम लोग कि बजटरी एलोकेशन जो थी एग्रीकल्चरल को लेके, उसके साथ इशू क्या था। अब इस साल जो बजट मिला उसमें मार्जिनली इंक्रीज हुआ 4.4% का एग्रीकल्चरल सेक्टर में, ठीक है। जो बजट एलोकेशन था वो मार्जिनली इंक्रीज था गवर्नमेंट सेक्टर को लेके, लेकिन अगर हम उसको इन्फ्लेशन के साथ देखें तो इन्फ्लेशन हमारी 5.5% to 6% है। तो it is not well adjusted with the inflation. While the overall budgetary allocation towards the agricultural sector has marginally increased by 4.4% in the union budget, the rate of increase is lower than the current inflation rate of 5.5 to 6%. FAO जो कि फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस की, उसकी एक रिपोर्ट थी जिसने ये कहा कि इंडिया इज अमंग द टॉप 10 कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग इन एग्रीकल्चर। इंडिया कितना स्पेंड करती है एग्रीकल्चर पे? 7.3% उसके पूरे एक्सपेंडिचर का, राइट। 100 में से 7.3% गवर्नमेंट का जो खर्चा है वो एग्रीकल्चर सेक्टर पे है, जो कि काफी कम है व्हेन इट कम्स टू लो इनकम कंट्रीज एंड मिड इनकम कंट्रीज सच एज चाइना एंड गुयाना। तो इंडिया को जो बहुत सारी इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं जैसे क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, मिनिमम सपोर्ट प्राइजेस, ये वाली स्कीम, इस पे इंडिया को अपने फंड्स कम करने के बजाय फंड्स ज्यादा करने चाहिए। ओके, सो व्हाट इज एग्रीकल्चर ओरिएंटेशन इंडेक्स एंड इंडिया? तो एग्रीकल्चर ओरिएंटेशन इंडेक्स है जो कि डेवलप किया था एज अ पार्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2, राइट, ऑफ द 230 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन 2015। और ये SDG गोल 2 क्या कहता है? जीरो हंगर। तो एग्रीकल्चर ओरिएंटेशन इंडेक्स जैसे मैंने आपको बताया, इट मेजर्स द गवर्नमेंट स्पेंडिंग टुवर्ड्स एग्रीकल्चर सेक्टर एंड द सेक्टर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द जीडीपी।
अब इंडिया का जो इंडेक्स है वो काफी लो है, राइट। इसका ये मतलब है कि इंडिया की जो स्पेंडिंग है टुवर्ड्स एग्रीकल्चर सेक्टर वो भी कम है, एंड इट इज नॉट कमेंसुरेट विद द सेक्टर्स कंट्रीब्यूशन टू द जीडीपी। अब जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है जीडीपी पे, और लेकिन गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है एग्रीकल्चर सेक्टर को लेके वो काफी कम है। India's AOI is one of the lowest in Asia and among several other mid-income and upper-income countries. Okay, एशिया जो है वो सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है व्हेन इट कम्स टू एग्रीकल्चरल स्पेंडिंग, ओके, इन कंपैरिजन टू द ईस्टर्न एशियन कंट्रीज। चाइना सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है क्योंकि उसका इंडेक्स जो है वो स्टडीली इंप्रूव कर रहा है। फाइन। लोअर इनकम अफ्रीकन कंट्रीज सच एज जाम्बिया हैव कमेंडेबल स्पेंडिंग इन एग्रीकल्चर सेक्टर डिस्पाइट बीइंग अ लैंडलॉक्ड कंट्री। तो इंडिया का रैंक 38th है विश्व में। इंडिया होल्ड्स ओनली द 38th रैंक इन द वर्ल्ड डिस्पाइट बीइंग एन एग्रेरियन इकोनॉमी wherein a huge population is dependent on the agriculture sector for its livelihood. Fine. And despite being among the largest producer of several crops produced and consumed in the world, India has to increase its spending in the agricultural sector to yield a higher crop yield. Okay, ज्यादा क्रॉप यील्ड के लिए फार्मर्स की इनकम बढ़ाने के लिए सबसे पहले गवर्नमेंट को अपना एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज करना पड़ेगा एग्रीकल्चर सेक्टर में। फाइन। सो व्हाट नीड्स टू बी डन, क्या करना पड़ेगा हमें? There is need to intensify spending towards agriculture sector in order to attain SDG goal of higher agriculture growth and farmer income. Even the National Commission on Farmers गवर्नमेंट ने ये बनाई थी बॉडी, आई थिंक 2016-17, प्लीज चेक कीजिएगा इसको। ये बनाई थी, उसने भी ये कहा कि there is a need to focus on irrigational facilities, urban infrastructure, rural infrastructure and rural transportation facilities along with the increase in the number of markets in order to increase the farmers income. This will enhance farmers access to markets. अगर हम लोग इस चीज को adopt कर लेते हैं, develop कर लेते हैं, तो it will increase farmers access to markets and integrate small and marginal farmers to the agriculture supply chain to a greater extent. Fine. तो ये बेसिकली इस आर्टिकल का क्रक्स था जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपको आंसर राइटिंग को लेके। इसमें काफी अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे जो कि आप लोग एग्रीकल्चरल GS3 एग्रीकल्चर के पार्ट के क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। आर्टिकल रिलेटेड टू फेडरलिज्म जनरल स्टडीज 2, इसका टाइटल है नीट इज। अब नीट है क्या? नीट इज अ नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। ओके, अब तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक बिल पास किया, नीट एग्जम्पशन बिल। उन्होंने ये कहा कि दिस बिल विल डिफेंड द राइट टू एजुकेशन एंड सोशल राइट्स ऑफ द तमिलनाडु स्टूडेंट्स। ओके, अब ये बिल जब गवर्नर ने रिटर्न कर दिया तो ये इशू बन गया फेडरलिज्म का। ओके, अब ये रिटर्न क्यों किया और तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ये बिल पास क्यों किया, अब हम इस आर्टिकल में इसको समझेंगे। अब नीट is not a system established by the constitution. It's not a system established by the constitution. It was not made a part of the constitution. ये ऐसा कहना है, जबकि जब नीट इंट्रोड्यूस किया गया था, नीट इंट्रोड्यूस किया था मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने, और उन्होंने ये कह दिया था कि जितनी भी MBBS या BDS में एडमिशंस होंगी वो नीट एग्जामिनेशन के द्वारा ही होंगी। जब नीट प्रपोज किया था 2010 में, तो जो चीफ मिनिस्टर थे तमिलनाडु के, उन्होंने इसको अपोज किया था, राइट। और उसके बाद से 115 केसेस थे जिन्होंने नीट को चैलेंज किया, और सारे केसेस को सुप्रीम कोर्ट ने सुना और ये डिक्लेयर किया कि नीट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, राइट। इसलिए नीट का जो एग्जाम था वो एबॉलिश कर दिया, लेकिन इसको री इंट्रोड्यूस किया गया फॉर कंडक्टिंग एडमिशंस, राइट। Now, the Tamil Nadu Assembly has passed a bill to dispense with the NEET, but the bill was returned by the governor recently. That's why it's a topic of federalism. Okay? अब क्यों अपोजिशन है नीट एग्जामिनेशन के लिए तमिलनाडु गवर्नमेंट की, राइट। अब तमिलनाडु गवर्नमेंट ये कहती है कि नीट गोज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस एंड फेडरल राइट्स ऑफ स्टेट। फेडरल राइट्स कैसे, ये हम लोग अगली स्लाइड में हम लोग एक ऐसा जजमेंट देखेंगे जहां पे ये कहा गया था कि जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं रिलेटेड टू द एडमिशंस टू हायर एजुकेशन इन स्टेट्स, इट लाइज ऑन स्टेट गवर्नमेंट। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इसको करती है तो इट अफेक्ट्स द फेडरल राइट्स ऑफ स्टेट्स। ये हम लोग अगली स्लाइड में इस केस को देखेंगे। ओके, इसमें ये कहा गया कि प्राइवेट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स आर मोर
benefited from the NEET, right? NEET is impediment to the entitlement of poor and needy children to education. It acts as a barrier in their dream of becoming doctors. ओके ये मार्जिनलाइज्ड या लो इनकम फैमिलीज को के अगेंस्ट है. ओके अकॉर्डिंग टू AK Ranjan कमिटी एस्टैब्लिश्ड बाय तमिलनाडु स्टेट, NEET has limited the diversity of community representation in MBBS and higher medical courses by impeding the desires of those unprivileged of receiving medical education and favoring the socially economically rich sections. उन्होंने ये कहा कि नीट की वजह से जो डाइवर्सिफाई है कम्युनिटी की, ठीक है ना, जो MBBS डॉक्टर्स की जो डाइवर्सिटी है वो कम हो गई है लोअर सोशियो इकोनॉमिक सेक्शंस द्वारा. और यहाँ पे अमीर ही लोग जो है अब वो परस्यू कर सकते हैं MBBS या BDS के कोर्स. नीट लोग, अमीर लोग ही परस्यू कर सकते हैं और गरीबों के लिए ये एक सपना ही रह गया है. ओके अकॉर्डिंग टू द सर्वे, गवर्नमेंट स्कूल चिल्ड्रन whose parents annual income is less than 2.5 lakh, backward class, most backward class SC STs are most affected. Okay, according to the research, those study in Tamil medium in government schools are also harmed. तो ये सारे इश्यू जो थे जो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अपने सर्वे में एनालाइज किए और ये कहा गया कि हमें नीट एग्जामिनेशन अपनी स्टेट के बच्चों के लिए नहीं कंडक्ट करवाना. ओके सो व्हाट आर द ऑब्जर्वेशंस मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट. तो एक केस था मॉडर्न डेंटल कॉलेज वर्सेस मध्य प्रदेश गवर्नमेंट. इसमें कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि स्टेट गवर्नमेंट हैज द पावर to legislate on student admissions to higher education institutions. ओके तो पावर किसके पास होगी? स्टेट गवर्नमेंट के पास, क्योंकि कोर्ट ने कहा कि पावर टू लेजिस्लेट ऑन स्टूडेंट एडमिशंस टू हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन. ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है. एक और जजमेंट थी जस्टिस भानुमति के द्वारा. उन्होंने ये कहा कि लॉज रेगुलेटिंग एडमिशंस वाज विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. ओके लॉज रेगुलेटिंग स्टूडेंट्स एडमिशन was within the jurisdiction of the state government. So ultimately, who is responsible for students admission in higher education? It is the state government. Okay, so what is the analysis of this article? NEET is inherently discriminatory and opposed to social justice. NEET favors the rich, which is against equality before law. NEET opposed to all of the constitutional fundamental rights. The return of the NEET exemption bill has put a question on the sovereignty and the autonomy of the states as well as the federal provisions of the Indian Constitution. तो ये एनालिसिस जो है, जब कोई ऐसा आंसर आएगा, फॉर एग्जांपल नीट से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन आया, तो आप जिस्ट बना के ये 3 लाइंस आप वहां पे जरूर लिख सकते हो. हम इसका आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट भी देंगे नीट एग्जाम का, राइट, अगले हमारे सेशन में. या आप www.1psc.com के न्यूज लेटर सेक्शन में जाके आप इसका टेक्स्ट ले सकते हैं और इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट जो है वो भी देख सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. Goodbye. See you next time.